नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर को प्रोग्राम को लेकर के। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी तमाम खबरों को आप तक पहुँचाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर किया जाता है, ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में करंट को स्टैटिक से जोड़ करके प्रश्न बने तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो चलिए इन्हीं उद्देश्यों के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत डी हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की स्थापना 2011 में हुई थी। करना क्या है हमें, तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर श्रीकांत डी नहीं रमेश बुघियाल होंगे, जिन्होंने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में अभी कांस्य पदक जीता है। और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? रमेश बुघियाल जी। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की स्थापना 2011 में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फर रमेश बुघियाल ने ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अब देखिए, स्टेटमेंट में ना प्रश्न दे करके डायरेक्ट पूछ दे कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, तो ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हुआ और वहाँ पर रमेश बुघियाल ने कांस्य पदक जीता है। वह ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं। रमेश बुघियाल ने 12.60 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। कोरिया के कनोवा हिजाए ने 15.17 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वहीं इंडोनेशिया के पजार एरियाना ने 14.57 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की बात करें तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित और प्रमुख सर्फिंग प्रतियोगिता है, जिसमें एशियाई देशों के सर्वश्रेष्ठ सर्फर हिस्सा लेते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, तो प्रतिभा का विकास करना, यानी एशियाई सर्फ चैंपियनशिप युवा और अनुभवी सर्फरों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और सुधारने का अवसर देती है। खेल का प्रचार करना, एशिया में सर्फिंग जैसे साहसिक खेल को लोकप्रिय बनाना और इसकी पहुंच बढ़ाना। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी करना, यानी एशियाई स्तर पर विभिन्न देशों के बीच खेल कौशल, तकनीक और रणनीति का आदान प्रदान करना है। इससे सांस्कृतिक मेलजोल भी होगा। विभिन्न देशों के सर्फरों के बीच दोस्ताना प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना, ये सब प्रमुख उद्देश्य हैं। आयोजन स्थल और अवधि की बात करें जो इस बार आयोजित हुआ, तो यह चैंपियनशिप हर वर्ष या 2 वर्ष में एक बार एशिया के विभिन्न समुद्री किनारों पर आयोजित किया जाता है, जैसे कि भारत के तमिलनाडु का महाबलीपुरम, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड आदि देशों में ये आयोजित किया जाता है, जहाँ पर ये प्राकृतिक लहरें सर्फिंग के लिए उपयुक्त होती हैं। सर्फिंग क्या होता है, जैसे ये समुद्र में ये लहरें ऐसे मान लीजिए चलती हैं ना, तो इस पर एक सर्फर जो होते हैं वो अपना खड़े होकर के एक कहिए बोटनुमा होता है छोटा सा, और उस पर खड़े होकर के अपना सर्फिंग करते हैं, तो इसी को सर्फर बोलते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की स्थापना की बात करें तो 2011 में हुई थी। इसका मुख्यालय बाली में है, और बाली कहाँ पर अवस्थित है? इंडोनेशिया में अवस्थित है। इसका नेतृत्व टीपी जाब्रिक करते हैं। यह एशिया देशों में सर्फिंग को बढ़ावा देता है और अन्य देशों को आयोजन स्थापित करने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो चर्चा में रही किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे है? तो यह एक किताब है, छपने वाली है, अभी इसका कवर पेज लॉन्च किया गया है। तो यह किताब किसकी है यही बताना है आपको। ऑप्शन ए है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी है डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है संजय खन्ना,
और ऑप्शन डी है देवेंद्र सिन्हा। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 50वें जो CJI थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे, और उन्हीं की ये बुक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के कवर का अनावरण हुआ है। उनकी यह पहली पुस्तक है जो अगस्त के अंत तक पेंगुइन रैंडम हाउस की ओर से प्रकाशित होने वाली है। ठीक है। जब न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, वहीं 51वें मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हैं, जिसे हम लोग BR गवई भी कहते हैं। तो 52वें हैं। उसके बाद DY चंद्रचूड़ के बाद संजय खन्ना जी बने थे जो 51वें थे। संजीव खन्ना जी, संजीव होगा, ठीक है, ये 51वें थे। 52वें के रूप में BR गवई जी हैं। पुस्तक जो है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश के ऐतिहासिक निर्णयों ने निजता के अधिकार जो आर्टिकल 21 से संबंधित है, समलैंगिकता जो SDG 5 है हमारा, वो लिंग इक्वलिटी की बात करता है, और गैर अपराधीकरण और सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता जैसे विविध मुद्दों को संबोधित किया है, इसलिए चर्चा में है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में 49वें CJI उदय रमेश ललित का स्थान लिया था। तो 49वें कौन थे? उदय रमेश ललित, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UU ललित बोलते थे। इनका कार्यकाल अपेक्षाकृत 2 वर्ष का था। तो 2022 में वो बने थे नवंबर में DY चंद्रचूड़, और उसके बाद 24 में सेवानिवृत्त हुए थे। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं, यानी सिफारिश कौन करता है? CJI करता है, और केंद्रीय विधि मंत्री सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। द्वितीय न्यायाधीश मामले में जो 1993 का था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं तथा इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों के मामलों में के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि किसी संसद के अधिनियम के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायिक संविधान के अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और भारत में एकल न्याय प्रणाली लागू है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट के अधीन ही अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, साथ ही साथ ट्रिब्यूनल भी आते हैं। तो यह 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। और इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में अवस्थित है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से यह भारत में कहीं भी बैठ सकता है, यानी किसी भी शहर में जो है सुनवाई करना हो तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के वहाँ पर सुनवाई कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? 34 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो फिलिस्तीन तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला गैर G7 राष्ट्र कौन सा है?
तो G7 राष्ट्र, G7 राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात हो रही है गैर G7 कंट्री की। तो ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो G7 में जो हमारे कंट्री हैं कौन कौन से हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूके है एंड यूएस है। तो ये G7 के राष्ट्र हैं। अभी जो है मान्यता दी है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, और इसके पूर्व जो है फ्रांस ने मान्यता दी थी। तो G7 में ये फ्रांस आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है G7 का सदस्य देश नहीं है, उसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। तो फिलिस्तीन आप लोग सुने होंगे कि अभी चर्चा में था, फिलिस्तीन जो है जो माफ़ कीजिए, जो जॉर्डन के पास है, सीरिया के पास है, लेबनान के पास है, ठीक है, जिसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है, तो उसे मान्यता दी गई है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बहरहाल अभी हम लोग व्याख्या में बात करेंगे G7 देश के फ्रांस के बारे में। तो राष्ट्र विहीनों के लिए राष्ट्र की संकल्पना के तहत फ्रांस और फिलिस्तीन ने जो है एक संकल्पना दी है। तो फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी गई है। फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने का फ्रांस का फैसला एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। यह कदम संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में एक अधिक सक्रिय और रचनात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है। संदर्भ और वैश्विक मान्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 147 देशों यानी भारत, चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियां शामिल रही हैं। इन 147 देशों ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी है। ऐतिहासिक रूप से इजराइल के साथ मजबूत संबंध रखने वाले शक्तिशाली पश्चिमी राष्ट्रों ने दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के बावजूद इसे आधिकारिक मान्यता देने से परहेज किया है। अक्टूबर 2023 के गाजा युद्ध के बाद एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। अब ये इसी की वजह से जो है प्रमुख रूप से हमास के जो गुट थे वो भी आपस में, हमास और इजराइल आपस में इनकी टकराव को देखा गया था। तो यहाँ पर फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई है। यदि फ्रांस ऐसा करता है तो वह फिलिस्तीनी राष्ट्र को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 राष्ट्र बन जाएगा। निहितार्थ और वैश्विक भावना की बात करें तो हालांकि फ्रांस के इस कदम से शांति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह आधुनिक इतिहास के सबसे विवादास्पद संघर्षों में से एक के प्रति पश्चिमी यूरोप देशों की भावना में बदलाव का संकेत देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 कहाँ प्रारंभ की है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 कहाँ पर की है? तो हिमाचल प्रदेश में की है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारतीय सेना की सूर्य कमान ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के शुमड़ो में एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 का आयोजन किया है। सूर्य द्रोणानाथन 2025 का उद्देश्य क्या है? तो अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करना और रक्षा क्षेत्र में नवाचार के एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और भारतीय सेना की तकनीकी उन्नति की खोज के अनुरूप है।
प्रतिभागी सुमड़ो में स्पीति घाटी में 10 से 20 अगस्त तक 10,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचे ड्रोन बाधा कोर्स में से एक का सामना कर रहे हैं। यह एक अग्रणी ड्रोन प्रतियोगिता है जो देश भर के प्रतिभाशाली फ्रीलांसरों और मूल उपकरण निर्माताओं यानी OEM को एक साथ लाएगी। प्रतियोगिता में कई चरण शामिल होंगे जिनमें बाधा वार्ता, धीरज दौड़ आदि शामिल हैं। प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की जानी है। पहला चरण जो है 10 से 15 अगस्त तक आयोजित हुआ और दूसरा चरण 20 से 24 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुछ श्रेणी भी निर्धारित की गई हैं, जैसे सेवा दल, श्रेणी सेकेंड, फ्रीलांसर, ओपन और श्रेणी थर्ड जो है ये श्रेणी निर्धारित की गई हैं। OEM के लिए भागीदार रही है और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 थी। ड्रोन प्रहार अभ्यास की बात करें तो ड्रोन प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में एक उच्च तकनीक अभ्यास ड्रोन प्रहार सफलतापूर्वक आयोजित किया था। ठीक है, तो अभी जो है सूर्य द्रोणनाथन हिमाचल प्रदेश में और ड्रोन प्रहार अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में, तो ये याद रखिएगा। इस अभ्यास ने युद्ध क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के वास्तविक उपयोग और इसकी रणनीतिक प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। इस अभ्यास में ड्रोन प्लेटफार्मों की भूमिका का आकलन करने के लिए वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण किया गया है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये भी एक अभ्यास है और इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया था और दिनांक 27 से 4 अगस्त तक किया गया था। इसमें साझेदार देश कौन कौन से थे, तो भारत और सिंगापुर की सेना जो है इस 14वें बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास में भाग ली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीक किसने लॉन्च किया है, तो गरुड़ दृष्टि तकनीक है, ये किसने लॉन्च किया है यही बताना है आपको। क्या है, धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किसके जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र ने किया है ऐसा। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र के पास दुनिया की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी और प्रणालियाँ उपलब्ध है। सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक घृणा भड़काने और दंगों के परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरुड़ दृष्टि उपकरण ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पुलिस भवन में गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर बोल रहे थे, जिसके दौरान विभिन्न साइबर वित्तीय अपराधों की जांच से प्राप्त 10 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों को वापस की गई है। उन्होंने कहा कि गरुड़ दृष्टि प्रणाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए विकसित की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों का पता लगाना और उन पर नज़र रखना संभव होगा। भविष्य में इन उपकरणों का दायरा और क्षमता और भी बढ़ाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 में अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है यही बताना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के साथ साथ अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स क्या है, तो IMEI यानी इंडिया मोबिलिटी इलेक्ट्रिक इंडेक्स
जो है भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति को ट्रैक और मूल्यांकन करता है। इसका मुख्य विषय तो IEMI प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 3 विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों का उपयोग करता है। परिवहन विद्युतीकरण प्रगति की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और मांग पक्ष कारकों को मापता है। चार्जिंग अवसंरचना की तत्परता यानी EV चार्जिंग स्टेशनों और संबंधित अवसंरचना के विकास और उपलब्धता का आकलन करता है। EV अनुसंधान और नवाचार स्थिति की बात करें तो EV क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों, पेटेंट और नवाचार को ट्रैक करता है। IEMI स्कोर 0 से 100 पैमाने पर एक समग्र स्कोर है जो ई मोबिलिटी पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाता है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 की बात करें तो अग्रणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो 65 से 99 के स्कोर प्राप्त किए हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है जो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राज्य की बात करें तो 50 से 64 के बीच में रहे हैं जो कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा रहे हैं। इसमें आकांक्षी राज्य के रूप में जो 0 से 49 के बीच में रहे हैं इसमें उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ई मोबिलिटी पहलों में पीछे हैं। तो जो यूपी है, यूपी किस में है? आकांक्षी राज्य में है। ठीक है, इन्हें लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता बताई गई है। ठीक है, नीति पर प्रभाव की बात करें तो IEMI राज्यों को प्रगति का मानकीकरण करने, अंतराल की पहचान करने तथा एक दूसरे से सीखने के लिए एक तुलनात्मक ढांचा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा ने पंजाब राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अनुच्छेद 338 में है। बताना क्या है, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो लोकसभा ने पंजाब राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ गोवा राज्य होगा। ठीक है, पंजाब नहीं, गोवा। ठीक है, इसके लिए ये विधेयक पारित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अनुच्छेद 338 में है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति के बारे में विधेयक की बात हो रही है और यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रही है। तो ये अनुसूचित जाति के मामले में तो ये सही है, लेकिन यहीं पर अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता तो आर्टिकल 338A हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में कुछ भी फंसा सकता है। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल 2, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो लोकसभा ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करना है। चर्चा का उत्तर देते हुए, यानी लोकसभा में चर्चा हुआ तो उस दौरान उत्तर देते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने और गोवा विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या 2001 में 566 से बढ़कर अब लगभग 1,49,000 हो गई है। श्री मेघवाल ने कहा कि पहले केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या बढ़ने के कारण राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देना आवश्यक हो गया है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित किया गया है। और 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दोनों आयोगों को अलग अलग किया गया था। तो ये दोनों आयोग पहले एक ही में थे, आर्टिकल 388 के तहत, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई थी, लेकिन 89 संविधान संशोधन जब हुआ 2003 में, तो इन दोनों को अलग कर दिया गया है, ठीक है। और जब अलग किया गया तो 338 के बाद आर्टिकल 338A जोड़ा गया, और इसके तहत जो है SC/ST आयोग का, माफ़ कीजिएगा, ST आयोग का गठन किया गया आर्टिकल 338 के A के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 338 में है। कार्य की बात करें तो यह भारत में अनुसूचित जातियों यानी SC के कल्याण की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न कह रहा है, वित्त वर्ष 2024-25 में 9.83 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक बना है? तो ये इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है, और इसमें ये डेटा बहुत पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है निर्यातक में या आयातक में या कौन से गुड्स में या सेवाओं में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है। तो यहाँ निर्यात की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सा राज्य अग्रणी रहा है यानी शीर्ष रहा है? तो गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो MP और UP को लेकर के तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, गुजरात और महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? गुजरात है, ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो गुजरात ने 2024-25 में भारत के शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जहाँ 9.83 लाख करोड़ रुपए के निर्यात हुए हैं, जो देश के कुल निर्यात का 26.6% है। तो ये देख रहे हैं लगभग 1/4 भाग जो है सिर्फ गुजरात ही निर्यात कर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट के बावजूद गुजरात के निर्यात ने अन्य राज्यों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। वहीं गुजरात के बाद महाराष्ट्र 5,27,271 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। राज्य से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो गुजरात जो शीर्ष पर रहा है उसमें कौन कौन सी शीर्ष 5 वस्तुएं हैं? तो पेट्रोलियम उत्पाद यानी क्रूड ऑयल जब हम लेते हैं, फिर जब उसका प्रोडक्ट बनता है मेन प्रोडक्ट, तो पेट्रोलियम उत्पाद बनता है, और उससे ही जो है वो पहले नंबर पर है, मतलब शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है। तो पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, जैविक रसायन, फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग वस्तुएं, ये सब वहाँ पर शामिल हैं उनमें। 2024 से 25 में भारत में कुल 37.02 लाख करोड़ के निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 1.86 लाख करोड़ रुपए होगा। यह देश के कुल निर्यात का 5% है। उत्तर प्रदेश ने अपने निर्यात बाजारों में सराहनीय विविधता का प्रदर्शन किया है और महाद्वीपों के पारंपरिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों तक पहुंच बनाई है। साथ ही अमेरिका जो है राज्य का शीर्ष निर्यात गंतव्य बना हुआ है। यानी जो भी हम सामान यहाँ से भेज रहे हैं ना, ज़्यादातर कहाँ भेज रहे हैं? वो अमेरिका में भेज रहे हैं। और अमेरिका जो है अभी 25% की टैरिफ लगाया था और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, यानी कुल 50% टैरिफ लगाने की बात हो रहा है। अब किसी भी देश से किसी अन्य देश में कोई भी सामान जब जाता है तो उस देश की जो होती है, मान लीजिए ये US है और ये इंडिया है, ठीक है। कुछ उत्पाद यहाँ पर भी हो रहा है, कुछ वस्तुएं US में भी उत्पादित हो रहा है, कुछ वस्तुएं इंडिया में भी उत्पादित हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु उत्पादित हो रही है तो एक वस्तु की कीमत जो है मान लीजिए $1 है,
ठीक है। वहीं भारत में जब उत्पादित हो रही है तो ये मान लीजिए 25 रुपये है। ठीक है, तो $1 बराबर क्या होता है, $1 बराबर मान लीजिए जो अभी रुपए की वैल्यू है मान लीजिए 82 रुपये है। ठीक है, तो अमेरिका वाले को 82 रुपये पे करना पड़ रहा है, वहीं भारत वाले को 25 रुपये पे करना है। तो जब यहाँ से इंडिया से यूएस में कोई भी वस्तुएं जाएंगी तो यहाँ के बाज़ार को कैप्चर करेंगी, यानी लोग जो है सस्ती चीज़ें खरीदना पसंद करना चाहेंगे। तो इसीलिए वो देश क्या करती हैं, सीमा शुल्क लगाती हैं, टैरिफ लगाती हैं, जिससे क्या हो कि वहाँ का स्थानीय बाज़ार जो है प्रभावित ना हो। ठीक है, जो कॉस्ट स्टेबलाइजेशन है वो बना रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो भारत में किया है अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र, किसने? टेस्ला ने। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यह जो है मुंबई में स्थापित किया है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में अपना पहला भारत का शोरूम खोलकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह भव्य लॉन्च भारत के ऑटोमोबाइल और स्वच्छ गतिशीलता क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी क्षण का संकेत देता है, जिसमें कंपनी ने मॉडल वाई की 2 वेरिएंट पेश की है, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख से शुरू होती है, यानी लगभग 60 लाख, और जब वो रोड टैक्स वगैरह इंक्लूड करेंगे तो लगभग वो 70 लाख पहुंच जाएगा। पृष्ठभूमि की बात करें तो कई वर्षों की नीति, बातचीत और प्रतीक्षा के बाद टेस्ला की भारत में आधिकारिक एंट्री ऐसे समय हुई है जब देश जो अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, सतत परिवहन की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यानी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बात करें तो जनसंख्या में तो पहले स्थान पर है, वहीं जो ऑटोमोबाइल के बाजार की बात करें तो वो तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, तो ऐसे समय में टेस्ला की एंट्री हुई है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज की बढ़ती मांग और प्रगतिशीलता राजनीतियों ने टेस्ला को निवेश के लिए आकर्षित किया है। अब ये चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इसमें अर्धचालक हम यूज करते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सब जो है ईवीज के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ये जो है जो मिनरल्स होते हैं वही ही चुनौतियां बनती हैं। मुंबई का अनुभव केंद्र एक उच्च वर्गीय वाणिज्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से चुना गया है। भारत में टेस्ला की एंट्री केवल एक व्यावसायिक विस्तार नहीं बल्कि देश के ईवी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह भारत की स्वच्छ परिवहन की दिशा में पहल को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाता है और महाराष्ट्र को एक वैश्विक ईवी हब के रूप में स्थापित करता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस लॉन्च को बाजार बदलने वाली घटना बताया है और मुंबई की उद्यमिता भावना और राज्य की सशक्त ईवी नीति की सराहना की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में 96.5 अंकों के साथ किसे दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा मिला है? तो ऑप्शन ए कह रहा है हैदराबाद, ऑप्शन बी कह रहा गुजरात, ऑप्शन सी कह रहा दिल्ली, ऑप्शन डी कह रहा मुंबई। तो इसे जो है दिल्ली को यह पुरस्कार मिला है, दर्जा मिला है। ठीक है, तो छात्रों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची जारी हो चुकी है। इसमें दिल्ली जो है दुनिया के सबसे किफ़ायती शहरों की सूची में पहले नंबर पर है। टॉप 15 किफ़ायती शहरों की सूची में भारत से दिल्ली के बाद मुंबई का नाम शामिल है और इसके बाद बेंगलोर आता है। तो प्रथम दिल्ली है, दूसरा क्या है? मुंबई है और तीसरा बेंगलोर है। पृष्ठभूमि और संदर्भ की बात करें तो क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जो प्रतिवर्ष क्वेचेरली साइमंड्स
द्वारा प्रकाशित की जाती है और विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों दोनों के लिए महत्वपूर्ण कई संकेतकों पर आधारित होती है। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, छात्र विविधता, किफ़ायती जीवन, नियोक्ताओं की सक्रियता और शहर की आकर्षकता शामिल है। हाल के वर्षों में भारतीय संस्थानों ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब भारतीय शहर भी छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण वाले शहरों की रैंकिंग में ऊपर चढ़ने लगे हैं। 2026 संस्करण यह दर्शाता है कि भारतीय महानगर अब केवल शीर्ष संस्थानों के लिए गढ़ नहीं रह गए हैं, बल्कि गुणवत्ता और किफ़ायत के लिहाज से भी छात्रों के लिए अधिक अनुकूल बनते जा रहे हैं। रैंकिंग का उद्देश्य जो है, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को यह मूल्यांकन करने में मदद करना है कि कोई शहर उच्च शिक्षा के लिए कितना उपयुक्त है। इन रैंकिंग का एक अन्य उद्देश्य शहरों और सरकारों को उनके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण में सुधार के लिए प्रेरित करना है। जैसे दिल्ली को जो है इसमें शामिल किया गया, ठीक है, शीर्ष स्थान पर बना है, तो उससे प्रेरणा लेके अन्य राज्य भी अपने यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रेरित करता है। भारत जैसे देशों के लिए इन रैंकिंग में सुधार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और स्टडी इन इंडिया पहल के तहत विदेशी छात्रों को आकर्षित करने जैसी नीतिगत लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है। मुख्य विशेषताएं और भारत का प्रदर्शन की बात करें तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई, इन सभी भारतीय शहरों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। विशेष रूप से दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 96.5 अंकों के साथ अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स यानी किफ़ायती जीवन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुंबई ने एक बार शीर्ष 100 शहरों में प्रवेश किया है और 98वें स्थान पर पहुंच गई है। बेंगलुरु ने 22 पायदान की शानदार छलांग लगाते हुए 108वीं रैंक हासिल की है, जबकि चेन्नई ने 140वें स्थान से बढ़कर के 128वें स्थान पर आ गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार की बात हो रही है 2024 की। किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, ठीक है। तो किसे दिया गया है? तो पहला पेदाचलम, ऑप्शन बी विजेंद्र वीर, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह पुरस्कार समारोह सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित किया गया था। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सरला साहित्य संसद द्वारा। इसमें 15वीं शताब्दी की प्रख्यात ओड़िया कवि और आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती मनाई गई थी। इसी दौरान यह पुरस्कार दिया गया था। इस कार्यक्रम में सरला दास के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। भारतीय भाषाओं एवं संस्कृत के प्रचार प्रसार का जश्न मनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शैक्षिक सुधारों और भारतीय भाषा के उत्थान के प्रयासों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह एक शैक्षिक और सांस्कृतिक सम्मान है। इसे 2007 से प्रत्येक वर्ष ओडिशा राज्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया हो। यह सामान्यतः उड़ीसा क्षेत्र के विद्वानों, समाज सेवियों तथा कला संस्कृति से जुड़े हस्तियों को सम्मानित करने के लिए संस्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा की सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषाई तथा साहित्यिक विरासत को मान्यता देना, समर्पित व्यक्तियों को उत्साह देना जो अपनी गतिविधियों से क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का निर्माण करें। सरला दास की बात करें तो इन्हें अक्सर उड़िया साहित्य की आदि कवि यानी प्रथम कवि माना जाता है। इनको उड़िया महाभारत की रचना का श्रेय दिया जाता है जो एक अग्रणी रचना थी। तो उड़िया महाभारत की रचना की थी किसने की थी? सरला दास ने। इसने शास्त्रीय भारतीय साहित्य को क्षेत्रीय भाषाई दायरे में ला दिया।
उनके योगदान ने उड़िया में साहित्यिक परंपरा के विकास की नींव रखी, भारत की भाषाई विविधता को समृद्ध किया। साहित्यिक समाज, सरला साहित्य संसद पुरस्कार और विद्वतापूर्ण आयोजनों के माध्यम से उनकी विरासत का स्मरण करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है। और इसकी परिकल्पना 2015 में COP21 के दौरान की गई थी और भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका 107वां सदस्य देश कौन बना है अभी? तो ऑप्शन ए कह रहा है मालदोवा, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है मालदोवा बना है इसका 107वां सदस्य देश के रूप में। तो मालदोवा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की अध्यक्षता ग्रहण की है और वह अध्यक्षता नहीं, सदस्यता, माफ़ कीजिएगा, और वह इसका 107वां सदस्य बन गया है। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में मालदोवा की राजदूत एना तबान द्वारा अनुसमर्थन पत्र सौंपने के बाद की गई है। इस सदस्यता के साथ वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक वैश्विक गठबंधन है जिसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा क्षेत्र में यानी ऊर्जा क्षेत्र में साफ सुथरी, सस्ती और विश्वसनीय प्रणालियों को विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में, भारत में अवस्थित है। ISA का मिशन और उद्देश्य की बात करें तो सौर ऊर्जा के निवेश को बढ़ावा देना, तकनीक और वित्तीय लागत को कम करना, नीति सहयोग और साझा मानकों के माध्यम से सामूहिक प्रयास को सशक्त बनाना, साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी को भी बढ़ाना है, ठीक है। ISA का वैश्विक महत्व की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ISA जैसे प्लेटफार्म आवश्यक है। SDG 7 सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा और SDG 13 जलवायु कार्रवाई को प्राप्त करने में सहायक है। भारत की जलवायु नेतृत्व भूमिका को सशक्त करता है और ये जो सारे SDGs है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सभी के लिए SDG 7 क्या कह रहा है? सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध करना, और SDG 13 जलवायु कार्रवाई को। अब यहाँ जलवायु कार्रवाई जो है वैश्विक तापन से संबंधित है, और जब ये वैश्विक तापन सीमित स्तर पर रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जो फसलें हैं वो उसकी उत्पादन बढ़ेगी और उससे SDG 1 की प्राप्ति होगी, यानी जीरो हंगर जो है उसकी प्राप्ति होगी। तो ये सब सारे SDG एक बार देख लीजिएगा और ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंकेज है, ठीक है। भारत की जलवायु नेतृत्व भूमिका को सशक्त करता है ISA, ठीक है। भारत की भूमिका की बात करें तो भारत ने कई विकासशील देशों को सौर ऊर्जा तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये प्रमुख ISA के बारे में प्रमुख प्रावधान थे, प्रमुख जानकारी थी, यानी स्टैटिक थी। तो ये था मित्रों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस डेली करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे और जो है अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे, और हमेशा इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए ज़रूरी ही हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।